अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए इशरत उस्मानी साहब के यहाँ, जो कि बुनकर बिरादरान तंजीम 14 के मेंबर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी हड़ताल को वापस क्यों लिया है और बुनकरों के जो काम बंद थे उनको क्यों चालू कर दिया है। इनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं तो इन्होंने अपनी हड़ताल को क्यों वापस लिया। तो इशरत उस्मानी साहब, आपकी अभी तो मांगें पूरी नहीं हुई, जो फ्लैट रेट की बात आप कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने किसके दबाव में या फिर क्यों, कि क्या वजह पड़ी कि आपको हड़ताल को वापस लेना पड़ा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि हड़ताल वापस नहीं ली गई है, हड़ताल स्थगित की गई है, मुलतवी की गई है, पोस्टपोन की गई है। और पोस्टपोन करने की बुनियादी वजह ये थी कि 3 सितंबर को जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के वार्ताकार के रूप में नवनीत सहगल जी से जो हमारी सहमति बनी थी, उन मुद्दों पर सरकार वादा खिलाफ़ी कर रही थी। 3 बिंदु उसमें बुनियादी थे। पहला ये था कि 31 जुलाई 2020 तक की जो बिलिंग है 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा की जाएगी। दूसरा ये था कि कोई भी विद्युत विच्छेदन नहीं होगा, उत्पीड़न नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और तीसरा यह था कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की बिलिंग हम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठकर पहले से भी अच्छी व्यवस्था के लिए एक सर्वमान्य हल निकालेंगे। ये 15 दिन का इसके लिए उन्होंने समय मांगा। 15 दिन का जब समय बीत गया और तकरीबन 42-43 दिन हो गया, और उस 42-43 दिन में हम लोगों ने बहुत बार उनसे अप्रोच की और हथकरघा सचिव रमा रमन जी से मुलाकात की, ऊर्जा सचिव से मुलाकात की, वित्त सचिव से मुलाकात की। सब खली हमें आश्वासन देते रहे। और जब 42-43 दिन हो गया तो हमने 3 अक्टूबर को एक आखिरी मीटिंग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ये हमने चेतावनी दी सरकार को कि भाई आज से 11 दिन तक हम देखेंगे। 3 अक्टूबर का था और ये था कि 14 अक्टूबर तक हम ये देखेंगे कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ऊर्जा सचिव को और हैंडलूम कमिश्नर को, जॉइंट हैंडलूम कमिश्नर को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको पत्र लिखा। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर उसके बाद 15 अक्टूबर जिस दिन हमारी हड़ताल थी, तो उसमें जो पहला हमारा बिंदु था 31 जुलाई से रिलेटेड शासनादेश शाम में आ गया। उसके बाद 28 अक्टूबर को दूसरा शासनादेश आया, जिसमें इस शासनादेश में कहा गया कि कोई भी विद्युत विच्छेदन नहीं होगा। नहीं, वो तो आपके 3 बिंदु थे। 2 बिंदु आपके एक्सेप्ट कर लिए गए। एक बिंदु यानी एक पॉइंट ये था कि आपको फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराने की आप लोग बात कर रहे थे 1 अगस्त ऑनवर्ड से, तो उसकी मांग थी। 2 पॉइंट जब आपके एक्सेप्ट कर लिए गए, मांग कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने हड़ताल जारी रखी। लेकिन उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको ये काम को खुलवाना पड़ा? मैं वही बताने जा रहा था। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बनारस आगमन का कार्यक्रम तय हुआ, और उसमें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को उनको बनारस रहना था। और 1 नवंबर की सुबह में हम बुनकर प्रतिनिधियों को, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के कुछ पदाधिकारियों को जाने का कार्यक्रम तय भी हो गया था। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी 31 अक्टूबर को रात में 9 बजे जब वो उच्चाधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, उसी दौरान कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके लिए उन्हें लखनऊ तुरंत जाना पड़ा। वो कार्यक्रम उन्होंने वाइंड अप करके फ़ौरन वो लखनऊ चले गए। तो उसमें जो लोग मीडिएट कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे और वार्ता के लिए जो तैयार किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि अब हमें फिर लखनऊ जाने का कार्यक्रम हमारा बन रहा है। और चूँकि वो पूरे सूबे के मुखिया हैं, तो ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे में वो कार्यक्रम बन जाएगा। उनकी व्यस्तता को देखते हुए उसी में से एक टाइट शेड्यूल में से हम अपने लिए वक्त निकलवाने के प्रयास में लगे हुए हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी उनसे मुलाकात होगी। मगर अब वो एक नए सिरे से एक प्रक्रिया हो गई। जब कोई प्रक्रिया नए सिरे से होती है तो इससे हमें ये अनुमान लग जाना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है हमारी मांग का, वो लंबा है। और जब कोई लंबा प्रोसेस हो, लंबा आंदोलन हो, तो वो भूखे
भूखे पेट नहीं लड़ा जाता। ये बात तो आप लोगों को पहले ही पता रही होगी, क्योंकि जब भी कोई हड़ताल या आंदोलन किया जाता है तो प्लानिंग के साथ किया जाता है। एक पूरी प्लानिंग होती है कि कोई भूखा मरेगा तो उसकी कैसे सहायता की जाएगी, सारी प्लानिंग होती है। तो आप लोगों को पहले से पता रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब पहले से पता था तो आप लोगों को पहले ही ये करना चाहिए कि काम बंद ही नहीं करवाना चाहिए था। जब आप लोगों को काम खोल कर ही अपनी मांग को पूरी करवाना था तो काम बंद करने की क्या ज़रूरत थी। और 15 दिन में जो बुनकर भूख से मर रहा है आज, उसको ऐसी स्थिति नहीं देखनी पड़ती फिर। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब ये होता है कि जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई, हमारी 2 मांग मानी गई, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। एक मांग इतनी जेन्युइन है, और सबसे पहली बात ये कि जो हमने एक फ़ेज़ बनाया था वो 15 दिन का ही एक फ़ेज़ बनाया था। अनिश्चितकालीन का ये होता है कि भाई मिनिमम 15 दिन का वो जो डेडलाइन थी वो क्रॉस भी हो गई थी। और चूंकि दिवाली के त्यौहार पे इस तरीके का हिसाब रहता है कि बहुत सारे जो बुनकर तबका है जो उनका हिसाब किताब होता है, पेंडिंग होता है, तो उस तरीके का जो लेन देन का पूरा जो प्रोसेस रुका रहता है वो इस टाइम में क्लियर होता है। तो उससे जो हमारा जो कमज़ोर तबका था, देखिए हड़ताल हमें इसलिए करना था कि अगर कोई उस पर फाइनल डिसीजन होने के बगैर अगर हमारा बुनकर भाई अपना पावर लूम चलाता तो आप यकीन मानिए कि हज़ारों हज़ार कनेक्शन अब तक कट चुके होते। आप यकीन मानिए कि हज़ारों हज़ार FIRs हो चुके होते। आप यकीन मानिए कि हज़ारों हज़ार RCs कट चुके होते। और अभी भी जो लोग अपनी पावर लूम की जो मशीन चला रहे हैं, मैं आपके ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा अपने आँख और अपने कान को खुला रखिए। अब आपकी जो बिलिंग है, आपका जो पावर लूम पर जो बिजली का जो भार है वो यूनिट बेस्ड है। हमें इसके लिए भी अभी एक हम माहौल बनाएंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने तो विड्रॉ किया ये देख के कि भाई फ़िलहाल ये दाने दाने का मोहताज है, और समाज में जो हमारा सरमाएदार तबका था, वो जो रिच कम्युनिटी थी, प्रॉस्पेरस लोग थे, कोरोना की वजह से भी अब उनको संभाल पाना, जो हमारा निचला तबका है, महरूम तबका है, गरीब तबका है, उसको और प्रोलॉन्ग कर पाना या उनकी किफ़ालत करना हमारे समाज के सरमाएदार तबके से भी अब बाहर जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये कि 15 दिनों में आपने गरीब बुनकरों की सहायता की, उनको जो भी राशन या फिर पैसों की अगर ज़रूरत थी तो उनको प्रोवाइड कराया गया, ऐसा कुछ है? हर आदमी ने, जो हमारा जो जिनको गिरस्त कहते हैं, गिरस्ता समाज कहते हैं, उन्होंने जो उनके मातहत कारीगर थे, और हमेशा से हमारे बनारस में ये हमेशा की तारीख़ रही है कि सब मिलजुल कर एक दूसरे का तावन करते हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं। मगर बात ये है कि असल मसला तो अब हमारा शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके अनुसार जैसा कि अभी हमें पता लग रहा है कि भाई पावर लूम जैसे देखिए, हम जो कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं वो पावर लूम पर बनता है, और उस प्रोडक्शन के लिए कई एक सपोर्टिंग मशीन होती है, जैसे अंटा मशीन है, काटिंग मशीन है, कोनिंग मशीन है, वार्पिंग मशीन है। अब वो सब जो थोड़ा बहुत जो सरकार या शासनादेश के अनुसार छूट दे रही है, पावर लूम के अलावा ये तमाम सपोर्टिंग मशीनें उस रेंज से बाहर हैं। तो इससे जो बहुत बड़ा उनके ऊपर अब नया एक भार पड़ने वाला है, जो हमारा बुनकर समाज पे नहीं कर पाएगा। तो हमने अपने आंदोलन की रूपरेखा बदली है। हम सरकार से आपके ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे हक़ में कोई बेहतर फ़ैसला सरकार करे, वरना ये जो सनत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपकी बातों से मुझे 2 क्वेश्चंस याद आ रहे हैं कि मान लीजिए आपने अपने काम को खुलवाया है ये देखते हुए कि अब जो गरीब बुनकर तबका है वो रोटी का मोहताज है, इसलिए अपने काम को खुलवाया। तो एक पॉइंट ये है कि मैंने जितने लोगों से बात की, लगभग एवरेज अगर बात कर दिया जाए तो एक पावर लूम से 1 महीने में अंटा मशीन, काटी मशीन जोड़ लिया जाए तो 300 से 400 यूनिट उठेगा। और अगर पर यूनिट के हिसाब से 11 रुपये शायद उसका एवरेज बनाया जा रहा है, 11 रुपये यूनिट, सरचार्ज वगैरह लेकर ज़्यादा हो जाएगा। तो 300 यूनिट भी अगर मान लिया जाए तो 3300 रुपये 1 महीने में, यानी 3500 रुपये के लगभग। तो एक बुनकर एक मशीन से जब 4 से 5000 रुपये कमाएगा ही, फिर काम खोल के उसको क्या फ़ायदा है जब उसको 3500 रुपये देना ही पड़ जाएगा। देखिए, समाज कोई भी आंदोलन जब बुनकर बिरादराना तंजीमों के निज़ाम के दायरे में जब चलाया जाता है तो आवाम के मूड को भांप के किया जाता है। ये जो बंदी होती है या बंदी खोली जाती है, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि सरदार साहिबान उठे और उन्होंने झट से फैसला कर दिया कि वो आवाम का एक मूड था कि हम इस चीज़ को अब एक आंदोलन के फेज़ में ले जाएं। आंदोलन
इस तरीके का था कि भाई हमारा, अगर हम ये आंदोलन ना करते तो हमारा विद्युत विच्छेदन होता। अभी भी कोई ऐसा नहीं, हम रिटेल मार्केट में, जब हम डोमेस्टिक मार्केट में, मुझे बहुत सफ़र भी मैं करता रहता हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि 20% ही मार्केट है रिटेल की भी, 80% तो यूं ही रिड्यूस हो गई। तो ऐसा नहीं कि वो खोल के वो कोई बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी हासिल कर रहे हैं हमारे भाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो बिल्कुल जो मोहताज की, मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो बिल्कुल मुरझाए थे, जिनकी पलकों पे आंसू थे। कितने लोग ऐसे थे जो दवा इलाज का जिनके पास पैसा नहीं था। तो ये होता है कि कोई चीज़ बहुत जैसे आगे जाके वो प्रॉब्लम हो, और जो आज अभी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो, दाने दाने का मोहताज हो, तो हमने उनको कभी फरामोश नहीं किया है। हमने उनसे ये कहा है, और सरकार को भी हम आपके ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि दिवाली का एक फ़ेज़ है कि इसमें हम नए सिरे से रणनीति बनाएंगे, और उसमें हमारी कोशिशें पूरी तरीके से जारी हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो दोबारा हम हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि मशीन चलाकर भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बड़े गड्ढे में चला जाएगा हमारा बुनकर समाज। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि दिवाली बाद आप फिर से हड़ताल जारी करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर तबके को देखते हुए ऐसा किया गया कि दिवाली के समय ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि बुनकरों से, गरीब बुनकरों से पावर लूम को चलवाया जाएगा, माल को तैयार किया जाएगा, फिर ऑर्डर जो है उसको पूरा किया जाएगा, और जब पैसा कमा लिया जाएगा, दिवाली बाद ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, फिर से हड़ताल जारी किया जाएगा। अमीरों को देखते हुए क्या ऐसा फैसला तो नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, आप पहले तो ये आंदोलन को अगर करीब से देखेंगे तो ये आंदोलन समाज के सबसे महरूम तबके को निगाह में रख के किया गया है। और जो ये आपने देखा भी होगा कि जो 15 अक्टूबर से अब तक की जो बंदी थी, ऐतिहासिक और तारीख़ी ताउन मिला है उस तबके से। और अभी जो और दिवाली तक की जो हम बात कह रहे हैं, दिवाली जब हमने ये समझ लिया कि ये लड़ाई लंबी है, और इस लड़ाई में हमारे बीच में कुछ लोग सरकार के ही नुमाइंदे हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम 2-4 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, और फिर नए सिरे से जब हमें अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करनी है, और पूरे उस प्रोसीजर को चॉकआउट करना है, तो हमने एक जैसे कहते हैं कि कर्फ्यू है, उसमें ढील दे दी है। हमारे आंदोलन में ना कोई एग्रीवनेस है, ना उसमें कोई कमी आई है, ना उसकी शिद्दत में कमी आई है, ना हम एक पल के लिए भी हमारे सरदार साहिबान उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। बस ये है कि अभी फ़िलहाल हम अपनी ताकत को, अपने पर को फिर से समेट के नए सिरे से इसको करेंगे। और ये जो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो ऐलान किया था, उसको स्थगित किया है, सिर्फ पोस्टपोन भी किया है, तो अपने लोगों की कहने पर, आवाम के तासुरात को, उनके मूड को भांप कर, ये कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं था। जो हालात होंगे वो सबके सामने हैं। हम उनको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं वो हमने महसूस किया, उसके बाद हमने विड्रॉ किया है। अमीरों का तो 4 महीना और का भी कोई मसला नहीं था, मगर समाज का कमज़ोर तबका कैसे सरवाइव करेगा? और जो सब कमज़ोर तबके को सपोर्ट करने वाला जो एक तबका था, वो खुद इस वक्त मदद मांगने के मोड पर आ चुका है। तो अब तो गरीब तबके के लिए दिवाली तक ही, मतलब ऐसा क्यों किया गया? दिवाली तक ही नहीं, अभी ये था कि फ़िलहाल इस चीज़ को बदल के हम एक नए सिरे से, नए शिद्दत से हम उसको, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमें अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करनी है, जिसके लिए आज हम सब बैठने वाले भी हैं। रात में एक समीक्षा बैठक है हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम 14 में। उस समीक्षा बैठक में हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। और आप यकीन मानिए, और तमाम बुनकर भाइयों से भी हम ये कह रहे हैं कि एक पल के लिए भी हम उनकी तकलीफ़ से, उनके मुद्दों से बेखबर नहीं है। ये आवाम ही कह रही थी, और ये कह रही थी कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, या हमें दवा इलाज के लिए दिक्कत है, अपने रोज़मर्रा के इलाज और ख़र्चे के लिए दिक्कत है। तो फ़िलहाल हमें थोड़ा सा खड़े होने दिया जाए, इसलिए कि ये माल जो अभी बन भी रहा था वो बिल्कुल बिक नहीं रहा था। हमारे उन बुनकर भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ जो कमज़ोर हैं। अब इस वक्त थोड़ा बहुत वो बिक्री और डिमांड है वो दिवाली की वजह से, तो थोड़ा उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, उनकी कमर कुछ मजबूत हो जाएगी। और जब कमर मजबूत हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि 1 घंटे के लिए भी हमें बंद ना करना पड़े, मगर अगर सरकार मजबूर करेगी तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है?
जी देखिए, मैं यहाँ आया था अपने 2 सब टाइटल्स को लेके। एक तो बुनकर टाइटल हो गया, 2 सब टाइटल्स थे। पहला ये कि हड़ताल पे बात किया जाएगा, दूसरा ये कि बुनकरों की जो इस समय हालात है, उनका जो सिस्टम है पूरा बिजनेस का, वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिस्टम किसी बिजनेस का नहीं होता। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, देखिए, लेकिन सवाल करने से पहले एक और सवाल करना चाहूँगा, माइंड मत करिएगा उस क्वेश्चन को, कि जब भी किसी से अगर कोई चीज़ मांगी जाती है तो उसके दुश्मन को साथ नहीं लेके जाया जाता है। जैसे आपको किसी से अगर कोई चीज़ मांगनी है तो उसके दुश्मन को अगर उसके साथ लेके जाएंगे तो वो भड़क जाएगा, वो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कराएगा। इसी हिसाब से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको बीजेपी गवर्नमेंट से कोई चीज़ मांगनी है, जैसे कि बिजली फ्लैट रेट पर अगर चाहिए, तो आप किसी ऐसी पार्टी के साथ क्यों अपना साथ सहयोग ले रहे हैं दूसरी पार्टी से कि वो पार्टी भड़क कर आपको वो चीज़ ना प्रोवाइड कराए? नहीं, देखिए, जो लोग ये समझते हैं वो लोकतंत्र का खून कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी का एक असैसिनेशन कर रहे हैं। इसलिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो रोल सरकार का सत्तारूढ़ दल का होता है, उससे ज़्यादा विपक्ष का होता है। और हम किसी से ताउन या सपोर्ट मांगने नहीं गए। मैंने अपनी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी में, अपने होश में हमने जो देखा है, और आपने भी अपने बड़ों से सुना होगा कि बिरादराना तंजीमों ने जब भी कोई मूवमेंट, कोई तहरीक, कोई आंदोलन चलाया है तो वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होता है, गैर सियासी होता है, गैर राजनीतिक होता है। उसमें होता ये है कि जैसे आपने कभी नेशनल इंटर कॉलेज में कुछ इश्यूज़ पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लाख लोगों का मजमा हुआ है। बुनकर कॉलोनी में भी बहुत सारे आंदोलन, बड़ा मजमा हुआ है। उन मजमों में अगर इस प्रदेश की या इस समाज की कोई ऐसी सियासी पार्टी है जो सैद्धांतिक रूप से उन मुद्दों पर हमसे सहमत हो और वो सहमति करने के लिए खुद बनफ्से नफीस चल के आते हैं, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से इस मूवमेंट में भी जो पार्टियां सैद्धांतिक रूप से ये कहती हैं कि ये बुनकरों की मांग जायज़ हैं, वो अपना समर्थन जताने आई हैं, या हमारे जो बेसिक मुद्दे क्या हैं उनको जानकर, उनको समझकर, उन मुद्दों को प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जन दबाव ही तो सत्तारूढ़ पार्टियों की निद्रा को और नींद को तोड़ने के लिए मतलब बहुत एक आवश्यक, बहुत बड़ा ऑक्सीजन है हमारे समाज के लिए भी, हमारे लोकतंत्र के लिए भी। हम किसी के पास नहीं गए, हमारे पास कोई समर्थन जताने आता है तो हम तो अखलाकी तौर से भी ये ज़रूरी है और संवैधानिक तौर पर भी ज़रूरी है कि हम उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें। वही कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो हम इनसे जो दूसरे मुद्दे को लेकर आए हैं कि बुनकरों के जो बिजनेस, उनका पूरा निज़ाम जो है वो इतना गड़बड़ के हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, इन्हीं से सवाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।